हम बात करेंगे टंग टाई के ऊपर, है ना। बेसिकली ये चीज जो है, सबसे पहले तो हम इंट्रायूटेराइन जो सोनोग्राफीज होती गर्भावस्था के टाइम पे उसी टाइम डायग्नोज करते हैं और करनी भी चाहिए। बट टंग टाई एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि बहुत ही निग्लेक्टेड रहा है मल्टीपल डिसिप्लिनरीज के बीच में। ईएनटीज के बीच में भी ये चर्चा का विषय रहा है, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट के बीच में भी चर्चा का विषय रहा है, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के में भी ये चर्चा का विषय रहा है, ऑर्थोडोंटिक्स में भी ये चर्चा का विषय रहा है। बेसिकली टंग जो है हमारा जो है बॉडी का ग्रोथ एपिसेंटर है। टंग की पोजीशन पोस्चर के ऊपर हमने पहले बात करी है, उसके क्या इम्पैक्ट सिग्निफिकेंस है वो सारी बातें हमने करी है। उसी को आगे कंटिन्यूएशन में लेते हुए हम लोग आज बात करेंगे फ्री टंग रेंज मूवमेंट या रेंज ऑफ टंग मूवमेंट्स के ऊपर बात करेंगे कि हमारी टंग मुंह में किस तरह से घूमती है और उसको रिस्ट्रिक्ट करती है ये जो टंग टाई है, जिसको हम टीथर्ड ओरल टिश्यूज बोलते हैं ना। आप सब अपनी जुबान ऊपर लिफ्ट करें मेरे जैसे, तो आपको बीचों बीच में एक लाइन दिखती है, किसी की ज्यादा चिपकी हुई रहती है, किसी की लूज रहती है। कोई ऊपर तक अपनी टंग को चिपका पाता है, कोई नहीं चिपका पाता है, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। बेसिकली ये चीज आप देखिए आसपास, ये सारी चीजें डेंटिस्ट्री में ये सिग्निफिकेंस रखती हैं कि जब बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत या स्पेशली माउथ ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा मेन कंसंट्रेशन ब्रीदिंग के ऊपर ही है, तो मैं ले दे के हर चीज को ब्रीदिंग पे ही लाऊंगा, क्योंकि ब्रीदिंग जो है वो हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो जब टंग टाई रहती है, अभी टंग टाई क्या है, ये एक फेशिया टिश्यू है ना, एक कोलेजन टिश्यू है जो कि हमारी जुबान को हमारे मुंह के फ्लोर से जोड़ता है। अब ये कितना बंधा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी टंग कितनी मूव करे। जैसे हमने देखा है ना कि गाय बछड़ा बंधा हुआ रहता है खूंटे से, तो उसकी जितनी बड़ी रस्सी होगी उतना वो फ्रीली घूम पाएगा, ठीक है। या फिर हम और भी चीजों से इसको समझ सकते हैं। बेसिकली हम टंग के मूवमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो जहाँ पे अल्टर्ड टंग मूवमेंट्स, जैसे हम लेटरल टंग मूवमेंट्स नहीं कर पाते, हम लोग पीछे तालू पे जुबान नहीं लगा पाते ऐसे केसेस में, और ये इसकी सबसे पहली शुरुआत जब हम बच्चों में देखते हैं तो हम फीडिंग से देखते हैं। आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग हैंड टू अ फीडिंग कंसल्टेंट, जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग कंसल्टेंट्स बुलाते हैं, हम लोग इन्फेंट्स को चेक करते हैं वो ठीक से ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़े कारण है जहाँ पे बच्चे फीड नहीं करते हैं या कर नहीं पाते हैं, तो वहां से हम शुरू करते हैं। तो फीडिंग में इसका रोल है। फिर जब हम सप्लीमेंट्री फूड या कॉम्प्लीमेंट्री फूड 6-7 महीने बाद इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसको चबाना, उसको निगलना, वो हमें इसके लिए जरूरी है। हमारे दांतों के अरेंजमेंट के लिए जरूरी है, हमारी बोन की ग्रोथ के लिए जरूरी है, हमारे नोज की वॉल्यूम के लिए जरूरी है, हमारा पोस्टीरियर एयरवेज के वॉल्यूम के लिए टंग का पोस्चर बहुत जरूरी है, क्योंकि टंग जो है वो सभी तरफ से बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई है। तो टंग की हमें मोमेंट्स, रेंज ऑफ मोमेंट्स होना बहुत जरूरी है। अब ये जो है हमें जो तकलीफ आती है वो हम देखते हैं। ये स्लाइड डॉक्टर लॉरी कैटलॉ की है, ये यूएस में है और ये 48 ईयर से टंग टाइज के ऊपर अपना रिसर्च कर रहे हैं, और ये हमारे एक ऑनलाइन मेंटर भी है। तो जैसा कि यहाँ हम पिक्चर में देख सकते हैं कि सारी जो चीजें हैं वो हम इंटरयूटेराइन 3 डायमेंशनल जो हमारी सोनोग्राफी वहां से हम शुरू कर सकते हैं। तो लिप पॉस्चर्स कैसे हैं, टंग पॉस्चर्स कैसी है, इनके ऊपर भी वहां से हम ले सकते हैं। लेकिन कई बार डिफिकल्ट होता है स्क्रीनिंग करना, बट जैसे ही न्यूबॉर्न होता है उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। सबसे पहला है कि बच्चा फीड कैसे ले रहा है, लैच अच्छे से ले रहा है कि नहीं, ब्रेस्ट, वहां से ही सारी चीजें शुरू हो जाती है। तो एक लैक्टेशन कंसल्टेंट या गायनेकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन हमें कांटेक्ट करते हैं और हम फिर इन चीजों को देखते हैं। इन्फेंसी के टाइम पे जब बच्चा 1 साल से छोटा होता है, कई बार हम नोटिस करते हैं बच्चा जो है मुंह खोल के सो रहा है, औंधा सो रहा है ना? तो ये सारी चीजें आपने देखने वाली है। वीनस पुलिंग के कारण बच्चों को डार्क सर्कल्स भी हो जाते हैं। जब मुंह खुला रहता है तो हमारा वीनस पुलिंग ज्यादा होती है और यहाँ पे नीचे हमारा डार्क सर्कल्स भी आना शुरू हो जाता है। तो बच्चों में ये चीजें भी नोटिस करने वाली बात है। तो ये सारी चीजें नोटिस करिए, कोई भी ऐसी चीज लगे जो आपके क्वेश्चन हो तो मुझसे बात जरूर करिए। टोडलर्स जो कि 1.5 से 2 साल के बीच में होते हैं, सबसे ज्यादा टेंड्रम्स वही दिखते हैं। अटेंशन डेफिशिएंट सिंड्रोम भी बच्चों में वही दिखता है, जहाँ पे बच्चा हर चीज में अपना अट्रैक्शन चाहता है, वो एक टॉय के लिए जिद कर रहा हो या अपने चैनल देखने के लिए कर रहा हो या फजी ईटर, वो अपनी पसंद का ही खाना चाह रहा हो। तो फीडिंग के ऊपर भी हम एक लेक्चर लेके आएंगे कि बच्चे जो फीड कर रहे हैं उसके ऊपर कैसे हम काम करें, बच्चों का जो फीडिंग पैटर्न है उसको कैसे हम सुधारें। हर बार मदर्स बड़ी कंसर्न रहती है
कि बच्चा जो हेल्दी फूड है वो नहीं खाता है, चिप्स कुरकुरे ये ज्यादा खाता है, तो क्यों खाता है, उसके ऊपर भी पूरा अपन बात कर सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड 6 साल से छोटे बच्चे सब में स्नोरिंग, स्लीप एपनियाज, डिस्टर्ब स्लीप, ये सारी चीजें हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनियाज, क्योंकि मुंह खुला रहेगा तो टंग पीछे गिरेगी, छोटे बच्चों में भी खराटे आते हैं, है ना। बड़े बच्चे हैं तो भी आप रिकॉल करिए कि कहीं ना कहीं 4 साल के आसपास बच्चों ने खराटे लिए हों या दांत पीसे हों, तो ये सारी चीजें कनेक्ट है। क्योंकि एक चीज जो इंट्रायूटेराइन लाइफ से शुरू हुई है वो हमारा एडल्टहुड तक जाती है। आज जिन लोगों को, बड़े लोग हैं जो 50-60 साल के हैं, या जो यंग्स भी हैं मेरे जैसे 35-40 साल के, अगर वो कराटे ले रहे हैं तो उनकी जो भी रूट्स हैं प्रॉब्लम्स की, वो कहीं ना कहीं बचपन में या इंटरयूटेराइन लाइफ में ही सेटल हो गई थी, वहीं बनना शुरू हो गई थी। अब हमें ये करना है कि इनको हम कितनी जल्दी देख पाते हैं, जान पाते हैं और डायग्नोज कर पाते हैं। तो पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स की तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपने हर पेशेंट्स को मैं इस तरह से स्क्रीनिंग दूं। स्क्रीनिंग करना इंपॉर्टेंट है, चीजों को ढूंढ के निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम उनके ऊपर बात करेंगे, और बात करेंगे तो पेरेंट्स को वो चीजें एज ए एजुकेशन समझ में भी आएगी। अब ये सारी कहानी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले सेशन में हमने माउथ ब्रीदिंग और उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करी, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं माउथ ब्रीदिंग को ले जाती है, ऑल्टर्ड स्वेलोइंग पैटर्न को ले जाती है। जैसे बच्चों को हम स्पून फीड करते हैं ना, जैसे 1.5-2 साल का बच्चा है, उसको क्या करेंगे, भूटा पीसा हमने बनाया, स्पून से दिया, उसने रखा, वो चबाते ही नहीं है। बच्चे आजकल खाना चबाना भूल गए क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं प्रोसेस्ड फूड या उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करके जल्दी से खिला के अपना काम फिनिश करने के लिए बना लिया है, या हम उनको बहुत सॉफ्ट डाइट देते हैं कि बच्चा चबा नहीं पाएगा। तो ये सारे ऑल्टरेशन जो हम कर रहे हैं वो सब गलत हैं। बच्चों को चबाने वाले फूड्स देने चाहिए ताकि हमारी मसल्स भी काम करें। मसल्स काम करेंगी तो न्यूरोलॉजिकल उसका कोऑर्डिनेशन बनेगा, न्यूरोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन बनेगा तो फंक्शंस रिस्टोर्ड होंगे। तो ब्रीदिंग एक फंक्शन है, स्वेलोइंग एक फंक्शन है, च्यूइंग एक फंक्शन है, और स्पीच एक फंक्शन है। बच्चों में कई बार ऑल्टर्ड स्पीच भी देखते हैं। और डेंटिशन की बात तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है कि बच्चे अगर टंग पोजीशन सही से नहीं लगा पाएंगे, अगर दांतों का अरेंजमेंट ही सही से नहीं होगा, तो ये सारी तकलीफें अपने सीन में बढ़ती ही जाएंगी, और फिर हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराएंगे या सर्जरीज कराएंगे। कई बार हमें स्लीप एपनियाज के लिए टॉन्सिल्स निकालने पड़ते हैं, नोज की सर्जरीज बहुत सारी करानी पड़ती है। तो इन सब चीजों को हम, अब ये अपने ऊपर है कि हम उनको कहाँ सबसे पहले डायग्नोस करते हैं। तो जिम्मेदारी बन जाती है रेडियोलॉजिस्ट की, जब वो सोनोग्राफी स्कैन कर रहे हैं, है ना, टारगेट स्कैन जो कर रहे हैं। पीडियाट्रिशियन की बन जाती है, लैक्टेशन कंसल्टेंट की बन जाती है जब वो न्यूबॉर्न्स के साथ काम कर रहे हैं। इन्फेंट्स की बात बन जाती है जब वो वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, नॉर्मली आप बात करिए। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट की बन जाती है जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, ऑल्दो भी पेशेंट सब लोग तकलीफ में ही आते हैं, कोई भी प्रिकॉशनरी या प्रिवेंटिव मोड पे नहीं आता है। तो मेरा यही कहना है कि बच्चों की 2 साल के पहले फर्स्ट 1000 डेज